Okay. Let's start with the basics of the capital gain chapter. The provision of section 45 subsection 1 are called as the charging provisions of the law. Charging provisions of the law gives you conditions. After complying those conditions, you can tax your income from a capital asset under the head capital gain. चार्जिंग सेक्शन आपको कुछ ऐसे कंडीशन देता है जो आपको कंप्लाई करनी ही पड़ेंगे. आई ऑलवेज से हैविंग कैपिटल असेट विल नेवर अट्रैक्ट कैपिटल गेन. आप लोगों के पास 100 करोड़ के असेट है, मान लेते हैं यू आर अ ओनर ऑफ 100 करोड़ असेट. विल यू पे एनी कैपिटल गेन टैक्स? जरा सोच के तो देखो. आप 100 करोड़ के मालिक हो, विल यू पे एनी कैपिटल गेन टैक्स? प्लीज रिप्लाई. You are a owner of 100 crores. नहीं तो when will you pay capital gain tax? You are having this many asset, but when will you pay capital gain tax? अभी तो नहीं लगेगा. Having capital asset does not attract capital gain. तो क्या ऐसा होगा कि capital gain tax आपको लगना चालू हो जाएगा? What will you do? इसमें पकड़ लो, हाउस प्रॉपर्टी है, लैंड है, ज्वेलरी है, इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स है, ऐसा सब कुछ है. इन्वेस्टमेंट है अलग अलग आपका. ऐसा आप क्या करोगे कि कैपिटल गेन लगना चालू हो जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स लगना चालू हो जाएगा? आफ्टर सेल ऑफ द असेट. वेरी गुड. ठीक है ना. आप क्या करोगे, ये जो असेट है ना, इनको ट्रांसफर करोगे. इनको क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे. तो सर कैपिटल गेन चैप्टर लीगली कब लगता है? व्हेन यू आर हैविंग अ कैपिटल एसेट एंड यू आर ट्रांसफरिंग दोस कैपिटल एसेट. ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है. एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर. तो ये पहला वर्ड आ गया आपका, पहला कंडीशन आ गया. ऑफ अ कैपिटल एसेट, ये सेकेंड वर्ड आ गया. ओके, shall be chargeable under the head capital gain in the previous year in which transfer took place. ये थर्ड कंडीशन आ गया. इसके ऊपर बात करेंगे धीरे धीरे. Let's start with the first concept, capital asset. Definition of capital asset. Capital asset means any property of any kind. तो मैं बोलता हूँ property, capital asset means property of any kind or any kind of property of the assessee, whether or not connected with business or profession. सर ये तो बड़ी बात हो गई. इन्होंने लिख दिया एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. सर उन्होंने बोला, सबसे पहले तो नियम उन्होंने ये बताया कि सारे एसेट टैक्सेबल नहीं होंगे, ओनली कैपिटल एसेट टैक्सेबल होंगे. हमने बोला ठीक है, कैपिटल गेन में ओनली कैपिटल एसेट टैक्सेबल होंगे. फिर उन्होंने डेफिनेशन लिखा, कैपिटल एसेट मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. सर एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कैन इट बी मूवेबल प्रॉपर्टी? आंसर इज यस. Can it be immobile property? Answer is yes. Can it be business asset? Answer is yes. Can it be personal asset? Answer is yes. Can it be tangible asset? Definitely yes. Can it be intangible asset? Yes. क्योंकि उन्होंने नहीं बोला कौन सा काइंड का प्रॉपर्टी, उन्होंने बोला एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. और जब उन्होंने इतना ओपन एंडेड डेफिनेशन लिखा है, आई बिलीव आप लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है ये समझने की कि क्या कैपिटल एसेट होता है. व्हाट इज कैपिटल एसेट? Any kind of property. Is it difficult to remember? What is capital asset? Any kind of property. कोई भी प्रॉपर्टी आपके आजू बाजू में जो है, आप आजू बाजू में नजर भी घुमा लो, आपको जो भी प्रॉपर्टीज दिख रही है, सारी प्रॉपर्टीज कैपिटल एसेट है. Is it difficult to remember? Come on, please tell me. No. It's very easy because उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है. उन्होंने खाली बोला जो प्रॉपर्टी है वो कैपिटल एसेट है. तो जैसे ही आपका रूल हो जाता है, मैंने आपको क्या सिखा के रखा है, What you should expect now. आपका रूल हो गया, अभी आपको क्या एक्सपेक्ट करना है? जल्दी बोलो. रूल तो एकदम सिंपल है. एक्सेप्शन का वेट करो. अब मुझे बताओ, आप लोगों ने अगर ज्वेलरी सेल किया तो कैपिटल गेन आएगा, क्योंकि ज्वेलरी इज द कैपिटल एसेट, तो आपके ऊपर कैपिटल गेन आना चाहिए, राइट? लेकिन तनिष्क ने अगर, तनिष्क जो टाटा का ब्रांड है ना, ज्वेलरी ब्रांड आपने सुना होगा, तनिष्क टाटा's ब्रांड. तनिष्क ने अगर ज्वेलरी सेल किया, या रिलायंस ज्वेल ने ज्वेलरी सेल किया, या कोई भी आपके आजू बाजू में ज्वेलरी शॉप होगा,
उन्होंने ज्वेलरी सेल किया, तो उनके लिए कौन सा इनकम होना चाहिए, जल्दी बोलो। रेवेन्यू। रेवेन्यू, लेकिन कौन से हेड का इनकम होगा, हेड बताओ, हेड। पीजीबीपी। पीजीबीपी होना चाहिए उनके लिए, लेकिन कैपिटल असेट वालों ने तो बोल दिया एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टी में तो स्टॉक इन ट्रेड भी फिर आ गया, और इनके लिए तो ये एसआईटी था, स्टॉक इन ट्रेड था, फिर भी आपने पीजीबीपी, फिर भी आप कैपिटल गेन हेड में उसको लेकर आ रहे हो। सिमिलर एग्जांपल कैन बी, सर अगर आपने बिल्डिंग सेल किया, आप लोगों ने बिल्डिंग सेल किया, तो आप लोगों के लिए बिल्डिंग जो है वो कैपिटल एसेट है, तो आपको कैपिटल गेन आना चाहिए। लेकिन अगर कोई बिल्डर है, लोधा बिल्डर है, एल&टी है, हीरानंदनी है, बहुत बड़े बड़े बिल्डर है हमारे यहाँ पे, सर अगर किसी बिल्डर ने, अगर किसी बिल्डर एंड डेवलपर ने अगर बिल्डिंग सेल किया, तो उसके लिए तो ये एसआईटी है, और एसआईटी है तो ये तो सर पीजीबीपी में टैक्स होना चाहिए था, लॉजिकल है ना, बोलो। हाँ। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेप्शन लगा के एसआईटी को बाहर निकालना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, कैपिटल एसेट मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस और प्रोफेशन। इट इंक्लूड्स एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट दिए हुए, उसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय, इतना समझो कि जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, इंडियन सिक्योरिटीज में ट्रेड करते हैं, तो उसको हम कैपिटल एसेट ही मानते हैं। तो कैपिटल गेन में ही उनका असेसमेंट होगा। दे डिड नॉट वांट असेसमेंट इन पीजीबीपी चैप्टर और एनी अदर चैप्टर। उनको लगा कि नहीं, मेरा असेसमेंट कैपिटल गेन चैप्टर में ही होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए कैपिटल गेन चैप्टर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कैसे वो बताऊंगा थोड़ा टाइम के बाद, ये छोड़ दो। ए और बी हो गया। सी देखो, बट कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड मतलब ये तो एक्सक्लूड हो गया। एक्सक्लूड मतलब सर ये तो एक्सेप्शंस हो गए। हाँ ये एक्सेप्शंस हो गए। मुझे बताओ, अगर मैं कैपिटल एसेट के एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं आपको पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूं समथिंग विच इज नॉट अ कैपिटल एसेट, जो कैपिटल असेट ही नहीं है, क्या उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन आएगा? नहीं। नहीं, कैपिटल गेन नहीं आएगा। कुछ और आ सकता है लेकिन कैपिटल गेन नहीं आएगा। तो इतना आप लोग प्लीज समझने का ट्राई करो। अगर कैपिटल असेट होता है तो सर उसके ऊपर कैपिटल गेन आता है। इफ समथिंग इज कैपिटल असेट तो कैपिटल गेन आएगा। अगर चीज कैपिटल असेट ही नहीं है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला उन्होंने बोल दिया स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड जो होता है वो आपका कैपिटल असेट नहीं होता, भले वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, डब्ल्यूआईपी के फॉर्म में हो, या फिनिश गुड्स के फॉर्म में हो। स्टॉक इन ट्रेड कभी भी कैपिटल असेट नहीं होता। जब भी आप स्टॉक इन ट्रेड सेल करते हो, एसआईटी जब भी आपका ट्रांसफर होता है, तो आपका पीजीबीपी कैलकुलेट होना चाहिए, ये वाला टैक्स नहीं लगना चाहिए। मुझे बताओ, आप छोटे मोटे टाउन से अगर बिलोंग करते हो, कोई भी फार्मर अपना लैंड सेल करने के लिए रेडी होता है क्या? एग्रीकल्चर लैंड जिसके ऊपर उसके फादर्स ने, एंसेस्टर्स ने कल्टीवेशन किया हुआ है, यूजुअली फार्मर अपना एग्रीकल्चर लैंड सेल करने के लिए रेडी होता है क्या? प्लीज टेल मी। नो। नहीं। लेकिन अगर एक्सट्रीम इमरजेंसी होगी तो सेल करेगा ना। एक्सट्रीम इमरजेंसी है हाँ। तो एक्सट्रीम इमरजेंसी में बेचारा सेल करेगा। तुमको क्या लगता है, गवर्नमेंट को फिर उसकी मजबूरी का फायदा उठा के उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लेना चाहिए क्या? नहीं। नहीं सर, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना चाहिए फार्मर के ऊपर। आप बोलोगे सर फार्मर तो वैसे भी एग्जम्प्ट है। फार्मर एग्जम्प्ट नहीं है। सेक्शन 10(1) में एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है। और एग्रीकल्चर इनकम मतलब क्या? इस लैंड को अगर कल्टीवेट करके उसने क्रॉप्स बनाए, क्रॉप सेल किए, तो वो एग्जम्प्ट है 10(1) में। या तो ये किसी फार्मर को उसने रेंट के लिए दिया हुआ है और उसमें से रेंट कमा रहा है, तो एग्जम्प्ट होने वाला था। याद आ रहा है आपको 10(1)? 10(1) में एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होता है। अगर एग्रीकल्चर लैंड अगर आपने सेल किया तो वो एग्जम्प्ट 10(1) में नहीं होता। 10(1) की उतनी पावर नहीं है कि एग्रीकल्चर लैंड के सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड को एग्जम्प्ट करें। तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे लॉ बना दिया, हमने एक्सेप्शन में डाल दिया कि सर सुनो, जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, उसकी प्राइस बहुत कम होती है। एम आई राइट? आपके यहाँ पे अभी किसी को अगर लैंड का नॉलेज होगा तो आपके आजू बाजू में जो विलेजेस है, मेन सिटी छोड़ दो, उसमें 1 गुंठा या 1 एकड़ का कोई मुझे रेट बता सकता है क्या चालू है? अगर रेट पता होगा तो, जनरल रेट, जमीन के कुछ भाव पता होंगे तो, कुछ डिस्कशन में आपने सुना होगा तो।
नहीं सुना सर, अपने को मॉड्यूल पढ़ने से फुर्सत मेरे, तुम जमीन वगैरह के ऊपर ध्यान देना। मुझे भी नहीं रहता था लैंड वगैरह का नॉलेज, लेकिन क्योंकि अभी हम गुरुकुल के लिए जमीन ढूंढ रहे तो मुझे पता चल रहा है कि लैंड कैसे। सर आवाज ब्रेक होता है। फिर से अभी यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, स्टूडियो में आने के बाद भी। बाकी लोगों को भी इश्यू हो रहा है क्या? सर बहुतेक माझाच सुरू आहे. हाँ तेरे साइड शायद होगा, देख तुझ्याकडे असणार काहीतरी इश्यू। 2 लाख 5 लाख ऐसे ये लोग बता रहे। चलो 1 एकड़, आप पता नहीं 1 एकड़ का वैल्यू बता रहे हो कि 1 गुंठा का बता रहे हो, लेकिन मैं मान लेता हूं कि हमारे यहाँ पे मेरे 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 यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां का मैं आपको रेट बता देता हूँ। अगर मैं मेन सिटी में लूंगा, सिटी में, ठीक है ना, मेन सिटी की अगर बात करूंगा तो 10 से 15 लाख रुपया गुंठा चालू है। गुंठा, गुंठा मतलब कितना होता है? 1000 स्क्वायर फीट होता है अप्रोक्सीमेटली। 1000 स्क्वायर फीट का लैंड जो होता है वो 10 से 15 लाख रुपए में मिलता है, ठीक है ना, सिटीज में। वही अगर मैं थोड़ा यहाँ से, यहाँ की सिटी से अगर 10 से 15 किलोमीटर थोड़ा अंदर चले जाता हूँ, ज्यादा दूर नहीं, 10 to 15 किलोमीटर अगर मैं अंदर चले जाता हूँ, तो मुझे 15 से 20 लाख रुपया में एकड़ मिलता है, एकड़, ठीक है ना। और 1 एकड़ में कम से कम 40 गुंठा होता है। 40 गुंठा मतलब 40,000 स्क्वायर फीट का लैंड मिल जाता है अपने को 15 से 20 लाख रुपए में। 40,000 स्क्वायर फीट की जगह में बता रहा हूँ, 40,000 स्क्वायर फीट में आप बिलीव नहीं करोगे 3 बिल्डिंग आ जाती है, ठीक है ना, मिनिमम। तो इतना कम वैल्यू होता है गांव में। इसको ही मुंबई से कंपेयर करता हूं मैं, क्योंकि मुझे तो अभी बाकी किसी सिटी का ज्यादा नॉलेज नहीं है। सर मुंबई से कंपेयर करो, मुंबई के अगर आउटर स्कर्ट पे भी अगर आप, मतलब मेन कोर मुंबई का तो प्राइस बोलने जैसा ही नहीं है, लेकिन अगर मुंबई के थोड़े अंडर डेवलप एरिया में अगर आप जमीन लेते हो तो 100 to 150 करोड़ पर एकड़ चालू है। 100 to 150 करोड़ पर एकड़ चालू है। कहां ये करोड़ हो गया और कहां ये 15-20 लाख हो गया? कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है ना आप लोगों को? Yes. तो उन्होंने कौन सा लैंड एग्जाम करना चाहिए, मुंबई का कि ये जो छोटे छोटे गांव खेड़े में है उसका? कौन सा लैंड एग्जाम करना चाहिए गवर्नमेंट को? जल्दी बोलो। छोटे गाँव. छोटे छोटे गांव का। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि सारी दुनिया की सारी एग्रीकल्चर लैंड एग्जाम्प्ट है। उन्होंने बोला भैया अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में लोकेटेड है तो ही, वो भी इंडिया में, रूरल रूरल पार्ट ऑफ इंडिया में अगर लोकेटेड है तो ही वो एग्जाम्प्ट होगा। मतलब वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, और जो कैपिटल एसेट नहीं है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा। सर रूरल लैंड का डेफिनेशन क्या है? भैया रूरल लैंड का डेफिनेशन ऐसा है, लैंड अदर देन अर्बन लैंड। रूरल लैंड मीन्स एरिया विच इज नॉट अर्बन एरिया या स्पेसिफाइड एरिया, हम इसको लीगल लैंग्वेज में स्पेसिफाइड एरिया बोलते हैं। तो उन्होंने रूरल लैंड का डेफिनेशन नहीं दिया है मुझे, लॉ में उन्होंने स्पेसिफाइड एरिया या अर्बन एरिया का डेफिनेशन दिया है जो टैक्सेबल होने वाला है। मुझे बताओ अर्बन लैंड तो टैक्सेबल हो जाएगी ना? ये इतना तो नॉलेज आ रहा है आपको, अर्बन लैंड तो टैक्सेबल होने वाली है, राइट? हाँ. Yes. अर्बन लैंड टैक्सेबल होने वाली है। कौन सी लैंड टैक्सेबल नहीं होगी? रूरल लैंड टैक्सेबल नहीं होगी। तो अर्बन लैंड मतलब कौन सा लैंड सर? एनी लैंड विच इज लोकेटेड इन म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी कंटेनमेंट बोर्ड एक्सेट्रा, या नगर परिषद, मतलब जहां का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, ठीक है ना, 10,000 या 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए, ऐसी सिटी का, ऐसे सिटीज में जो लैंड लोकेटेड है उसको हम अर्बन एरिया बोलते हैं। मुझे आप लोग भी प्रैक्टिकली बता दो, अगर मैं मुंबई सिटी की बात कर रहा हूं तो क्या प्राइजेस खाली मुंबई सिटी की बढ़ेगी? इसके सराउंडिंग लैंड का भी प्राइस ऊपर ही जाएगा ना, क्योंकि वो अटैच टू मुंबई है। हाँ इतना ज्यादा नहीं होगा लेकिन प्राइस तो ऊपर जाता ही है। सिटी का प्राइस तो ज्यादा होता है, ये सिटी के आजू बाजू के एरिया का भी प्राइस ज्यादा होता है। तो उन्होंने कैसे बोला देखो कि सर देखो अगर ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है आपकी, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहां पे पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, तो ये तो अर्बन लैंड है ही है, ठीक है ना, लेकिन इसके आजू बाजू का जो लैंड है अप टू 2 किलोमीटर का जो लैंड है उसको भी हम अर्बन लैंड मानेंगे अगर आपका पॉपुलेशन 1 लाख तक का है, ठीक है ना। सर अगर आपका पॉपुलेशन 1 लाख से भी ज्यादा है तो
1 लाख से ज्यादा है तो प्राइस का डिमांड और बढ़ेगा, एरिया और बढ़ते जाएगा। तो उन्होंने बोला 6 किलोमीटर तक आपको जाना है अगर आपका पॉपुलेशन 10 लाख तक का है। 10 लाख लोग आपके यहाँ पे इस सिटी में अगर 10 लाख लोग रहते हैं तो यहाँ से 6 किलोमीटर तक का एरिया अर्बन लैंड माना जाता है। और लास्ट वाली बात बता देता हूं, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो मैक्सिमम सिटी लिमिट से 8 किलोमीटर तक आपको जाना पड़ता है। ये 8 किलोमीटर तक का एरिया अर्बन एरिया माना जाता है, अर्बन लैंड माना जाता है। और इसके बाहर का मैंने बोला लैंड जो होता है इसको रूरल लैंड बोला जाता है। यहाँ का लैंड बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, यहाँ का कहीं का भी अगर लैंड सेल करोगे तो कैपिटल गेन लग जाएगा। ओके, तो ये बात याद रख लो आप लोग। पॉपुलेशन 10,000 टू 1 लाख होगा तो अप टू 2 किलोमीटर, 1 लाख टू 10 लाख होगा तो अप टू 6 किलोमीटर, अबाउट 10 लाख होगा तो अप टू 8 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट। इसको हम अर्बन लैंड बोलते हैं। और अर्बन लैंड इज इक्वल टू कैपिटल एसेट, और क्योंकि ये कैपिटल एसेट है यहाँ पे कैपिटल गेन लग जाता है। चलो आगे चलता हूं सर। दूसरा जो बात है यहाँ पे मुझे करनी है, कुछ बॉन्ड्स थे। देखो मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ने के लिए अपन कभी आराम से कभी तो बैठ के पढ़ेंगे, अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लेते हैं, अगले महीने में एग्जाम है। गोल्ड बॉन्ड और स्पेशल बेरर बॉन्ड, ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड थे, उसके ऊपर हमें टैक्स नहीं लगाना था तो गवर्नमेंट ने एग्जाम करके रखा है, छोड़ दो। डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। सर व्हाट इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015? मुझे बताओ, इंडिया के गरीब घर में भी ज्वेलरी होता है, राइट? कितने भी गरीब लोग रहे ना तो ज्वेलरी तो सबके पास है। Let me ask you one practical question. Is it a productive asset or unproductive asset? Jewelry. अनप्रोडक्टिव asset है, ये डेड इन्वेस्टमेंट है, डेड इन्वेस्टमेंट। आपको इसमें से कुछ नहीं मिलता, यू डोंट गेट एनी एनुअल रिटर्न। हाँ, लोग खुश हो जाते हैं कि गोल्ड का प्राइस जब ऊपर जाता है तब, लेकिन मुझे बताओ गोल्ड का प्राइस ऊपर जाने से आप लोगों को आज तक कभी भी फायदा हुआ है कि? इतने सालों में जब से आप लोगों को अक्ल आई है, भगवान ने जब भी दिमाग दिया हुआ है, गोल्ड का प्राइस कभी तो 30,000 रुपया था 10 तोले का, ठीक है ना? अब 50 से 60,000 रुपया तोला जाके टच करके आए, ये इस रेंज में किधर तो नाचता है, ठीक है ना? 50 to 60,000 24 कैरेट गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? 24 कैरेट गोल्ड 50 to 60,000 के रेंज में रहता है। 30,000 में आपके पेरेंट्स ने खरीदा था, आज 50 से 55,000 हो गया है। क्या 25,000 का कभी भी इन्होंने गेन होगा करके ज्वेलरी सेल किया? मुझे बताओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे इतना बता दो, आपके खुद के पेरेंट्स की मेंटालिटी बता दो, या आपकी भी वैसी होगी, ठीक है ना? मेरी मम्मी का मैं एग्जांपल देता हूं। मेरी मम्मी अगर हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं उसको बोलूं कि माँ तुझे बचाने के लिए मुझे तेरी ज्वेलरी सेल करनी पड़ेगी, क्या मुझे ज्वेलरी सेल करने देगी? है ये बूढ़े लोग हैं ना, ये लोग मर जाएंगे लेकिन ज्वेलरी नहीं बेचेंगे। तुम समझ रहे हो? तो ज्वेलरी हम बोलते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखा जाता है। अब हॉस्पिटल से ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन लाइफ में क्या आता है यार? लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में भी ये लोग ज्वेलरी से पीछा नहीं छुड़वाना चाहते। और तो और ये तो एक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना? दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है कि ज्वेलरी घर में पड़ा है, उसका भी अलग से टेंशन रहता है, बीपी हाई होते रहता है। आप किधर दूसरे विलेज में चले जाओगे, किसी दूसरे सिटी में चले जाओगे कुछ फंक्शन के लिए, तो पूरा ध्यान पीछे लगा रहता है कि घर में इतना ज्वेलरी रख कर आए। ज्वेलरी कैन बी स्टोलन, ठीक है ना? थेफ्ट हो सकता है, रॉबरी हो सकती है, आपका लॉस हो सकता है, फ्लड में बह के जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। असेट गॉन इज गॉन। ओ साहेब ब्लैकेट अंदर आला हाँ, तो ये ऐसे हो सकता है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, कितना अच्छा होगा ना अगर ज्वेलरी को आप मेल्ट करो, मेल्ट कर दो। आपको पता है ना, ज्वेलरी जब हम बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, नेकलेस बनाते हैं, बैंगल्स बनाते हैं, तो उसमें अदर सब्सटेंस को ऐड किया जाता है, अदर मेटल्स को ऐड किया जाता है, क्योंकि गोल्ड इटसेल्फ इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग मेटल। उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और भी दूसरा जो तांबा वगैरह जो भी होता है वो उसमें मिक्स किया जाता है। तो वो बोलते हैं कि पहले तो ज्वेलरी मेल्ट करो, ठीक है ना? हाँ, पहले तो मेल्ट करो, मेल्ट करने के बाद उसमें का प्योर गोल्ड निकालो, और उसमें का प्योर गोल्ड निकालने के बाद, ठीक है ना, उसका वैल्यूएशन करो, और उसका वैल्यूएशन करने के बाद उसका एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट बना लो। क्या बना लो? डिपॉजिट सर्टिफिकेट। और ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट अपने घर में रखो। ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट से क्या होगा सर? ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट आपको एनुअल रिटर्न देगा,
कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा जो टैक्स फ्री है, ठीक है ना, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ओके, एनुअल रिटर्न जो आएंगे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो टैक्स फ्री है। और जो भी गोल्ड का प्राइस होगा मार्केट में, जब भी गोल्ड आप ट्रांसफर करोगे, जब भी फ्यूचर में आप ट्रांसफर करोगे, जो भी प्राइस राइज हुआ रहेगा गोल्ड का, मार्केट प्राइस पे ये सर्टिफिकेट सेल होगा। ये पेपर है, ये कागज है, लेकिन ये सोने जैसा कागज है। तुमको समझ रहा है मैंने क्या बोला? आप अपने फिजिकल गोल्ड को सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर लो, ये मैं बताना चाहता हूं। तो फिजिकल गोल्ड को सर्टिफिकेट में अगर कन्वर्ट करोगे और कल अगर मार्केट में ये सर्टिफिकेट अगर आप सेल करोगे, तो आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। गवर्नमेंट इंकरेज कर रहा है, तुमको समझ रहा है? ज्वेलरी बेचोगे तो कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा, लेकिन अगर गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट मार्केट में सेल करोगे आप गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का, तो आपके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आएगा। इजंट इट वंडरफुल? एक तो मार्केट प्राइस पे बिकेगा, एनुअल रिटर्न मिलेगा, एनुअल रिटर्न भी टैक्स नहीं लगने वाला है। तो इतना अच्छा स्कीम है गवर्नमेंट ने निकाला है। और चोरी वगैरह होने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि चोरी कर भी लिया तभी भी आप जाके कंप्लेंट करके उसका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकलवा सकते हो, पुराना वाला सर्टिफिकेट स्क्रैप किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। मुझे बताओ, तुमने अपने लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ एसेट सेकेंड हैंड में बेचा होगा या सेकेंड हैंड में परचेस किया होगा, या किसी ने आजू बाजू में सेल किया होगा, कुछ तो बेचा होगा यार लाइफ में। यस। मोबाइल ले लो, ठीक है ना, मोबाइल, कार, बाइक, और क्या बेच सकते हो तुम लोग? फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन। अरे कुछ ना कुछ तो लोग ऐसा भी बेचते हैं ना, वो कौन सा वेबसाइट है, OLX, OLX पे बेच डाल। OLX पे क्या क्या नहीं बिकता, बहुत सारी चीजें बिकती है, राइट? हाँ। कभी भी आपने कैपिटल गेन टैक्स भरा है क्या? या आपके आजू बाजू में किसी ने ये सब आइटम बेचे और उसने कैपिटल गेन टैक्स भरा, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि नहीं, ये नहीं। सारे के सारे जो असेट है ना, दीज आर नॉट कैपिटल असेट। और क्योंकि ये कैपिटल असेट नहीं है, इनके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आता। सर क्या बात कर रहे हो, कैपिटल गेन? हाँ नहीं आता, क्योंकि ये सारे के सारे असेट पर्सनल है। एक तो ऑल दीज असेट्स आर पर्सनल मूवेबल असेट। जो पर्सनल मूवेबल असेट होता है, या जिस असेट में पर्सनल मूवेबल इफेक्ट होता है, वो असेट कैपिटल असेट नहीं होता। आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? जल्दी बोलो। क्या आप अगर अपना बाइक, कार, मोबाइल, लैपटॉप सेल करोगे तो आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा? आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? जल्दी बोलो। लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। तुम पागल लोग हो, गवर्नमेंट ने तुमको चुना लगा दिया। मुझे बताओ, ये हाई प्राइस पे सेल होता है कि लो प्राइस पे सेल होता है? ये जो भी एसेट है, मोबाइल, कार, लैपटॉप, बाइक, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, जिस प्राइस पे आपने लिया है उस प्राइस पे कभी बेच पाते हो क्या? नहीं। उससे ज्यादा वाली प्राइस पे? कैन यू सेल अ नहीं। कार विच यू परचेज फॉर 5 लाख रुपीज फॉर 15 लाख रुपीज? सर नहीं, ऐसा नहीं होता सर, हमेशा प्राइस गिर के मिलता है हमें, ठीक है ना। तो आपको नहीं लग रहा आपको यहाँ पे लॉस ही होने वाला था? हाँ। आपको लॉस ही होने वाला था, और लॉस होता तो आप सेट ऑफ ले लेते। वो साहेब, लॉस हो जाता तो आप सेट ऑफ ले लेते, हाँ। लेकिन आप सेट ऑफ नहीं ले, आपको सेट ऑफ नहीं देना था करके गवर्नमेंट ने बोला ये कैपिटल असेट ही नहीं है, जाओ इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जाओ एंजॉय कर लो। ये कैपिटल असेट ही नहीं है। फिर आप बोलोगे सर घर का तो ऐसे नहीं होता, घर 25 लाख में लेके 70 लाख में बेचा जा सकता है ना, घर भी तो पर्सनल ही है। हाँ। हाँ। घर भी तो पर्सनल है, लेकिन उन्होंने क्या सारा का सारा पर्सनल एसेट निकाला है? नहीं, पर्सनल किसके ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे हो लोग? पर्सनल मूवेबल एसेट के ऊपर नहीं लगा रहे ना। घर, लैंड और बिल्डिंग किस में आता है? पर्सनल इमूवेबल एसेट। हाँ, तो उन्होंने क्या निकाल के रखा है? पर्सनल मूवेबल निकाल के रखा है, मतलब पर्सनल इमूवेबल टैक्सेबल है ना। हाँ। पर्सनल इमूवेबल टैक्सेबल है, तो लैंड एंड बिल्डिंग टैक्सेबल है। क्यों सर? क्योंकि उसका प्राइस ऊपर जाता है। तो गवर्नमेंट कितना स्मार्ट है, आप देखो, जिसका प्राइस गिरता है उसको टैक्स फ्री रखा हुआ है, जिसका प्राइस ऊपर जाता है उसको टैक्सेबल रखा है।
सर अब मैं आपको मेरी चेन दिखा देता हूँ, शो ऑफ करने के लिए नहीं, ठीक है ना। मुझे बताओ ये चेन जो है ये क्या है, पर्सनल है कि बिजनेस एसेट है? पर्सनल है। पर्सनल है ना, इसमें मेरा गणेश है, ठीक है ना। गणेश है इसमें, छोटू सा गणेश है, तुमको दिखेगा नहीं। हाँ, ये तो बहुत पर्सनल हो गया ना। हाँ अरे इतना पर्सनल है, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल एसेट है, कल मैं इसको बेचू, मूवेबल है कि नहीं, देखो ये मूवेबल है कि नहीं, मेरे साथ मूव हो रहा है, मूवेबल है ना। हाँ मेरा ज्वेलरी पर्सनल भी है, मेरा ज्वेलरी मूवेबल भी है। लेकिन क्या इसको अगर मैंने पकड़ लो 25,000 रुपया तोला के हिसाब से लिया था, कल अगर बेचूंगा तो 50,000 तोला पे जाएगा, ये कैपिटल गेन लगेगा क्या मुझको? पर्सनल है, मूवेबल है, याद रखना। क्या लग रहा है आप लोगों को? आपको जितना लॉ अभी तक समझा उतना बोलो ना। पर्सनल है, मूवेबल है, जितना भी लॉ आपको अभी तक मैंने पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है आपको? पर्सनल मूवेबल असेट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, उस लॉ के हिसाब से आप आंसर दो ना। टैक्स लगना नहीं लगेगा कि नहीं नहीं लगेगा? नॉट टैक्स, नहीं लेकिन लगेगा। आपको क्या लग रहा है, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप अगर लॉ मेकर होते तो ज्वेलरी को टैक्स करते क्या आप अगर लॉ मेकर होते तो क्या आप ज्वेलरी को, सिल्वर को, गोल्ड को, डायमंड को टैक्स करते आप? क्योंकि बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट है। आयुष यस बता रहा है कि हाँ सर कर लेते। हाँ करना तो चाहिए था। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको रूल पढ़ाया कि पर्सनल मूवेबल इफेक्ट जो होते हैं ना, पर्सनल मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो कैपिटल असेट नहीं होते। रूल समझा आपको तो क्या समझना चाहिए इमीडिएटली, जल्दी बोलो। एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, ठीक है ना। पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी के भी एक्सेप्शन है, मतलब डीजे साप, डीजे साप, डीजे साप, डीजे साप, ड्राइंग, ज्वेलरी, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग। अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं, ड्राइंग, ज्वेलरी, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्ट वर्क, पेंटिंग। आप मुझे बताओ ये सारे के सारे पर्सनल होते हैं ना? सारे के सारे मूवेबल भी होते हैं, राइट? पर्सनल भी होते हैं, मूवेबल भी होते हैं। पर्सनल भी है, मूवेबल भी है, पर्सनल भी है, मूवेबल भी है, पर्सनल भी है, मूवेबल भी है, पर्सनल भी है, मूवेबल भी है। लेकिन सबकी प्राइस राइज होती है ना यार। जैसे ड्राइंग कितनी महंगी बिकती, कोई कोई ड्राइंग, पता है आप लोगों को? अच्छा, ड्राइंग और पेंटिंग में फर्क क्या है? ड्राइंग कैन बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, हाँ, मतलब फैक्ट्री शेड वगैरह का ड्राइंग, ब्लूप्रिंट जिसको हम बोलते हैं। और पेंटिंग मतलब जो आर्टिस्ट लोग बनाते हैं, ठीक है ना, वो पेंटिंग। हाँ, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आपके पास 13 सेंचुरी का कुछ असेट पड़ा हुआ है घर पे, अब बहुत ही आपकी फैमिली एंसेस्टर फैमिलीज में आती है और आपके घर में 13 सेंचुरीज के यूटेंसिल से मान लो, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा होगी ना मार्केट में। अरे 13 सेंचुरी हाँ के यूटेंसिल्स है, 13 सेंचुरी के कॉइन घर पे पड़े हुए हैं, तो उसका उसको एंसेस्ट्रल वैल्यू लग चुका है, उसको आर्कियोलॉजिकल वैल्यू लग चुका है। तो सर ये सारे ना हाई वैल्यू पे बिकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको टैक्सेबल रखा। ये सारे के सारे कैपिटल एसेट है और सारे के सारे कैपिटल गेन लगेंगे, बरोबर? ये तुमको समझा क्या मैंने क्या बताया? यस यस सर। हाँ, तो ये बात बताई मैंने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। असेट यूज फॉर पर्सनल पर्पज विच आर टीवी, कार, मोबाइल, लैपटॉप आर नॉट कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन नॉट एप्लीकेबल। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग आर कैपिटल एसेट तो कैपिटल गेन एप्लीकेबल। गोल्ड यूटेंसिल, सिल्वर बार, सिल्वर कॉइन्स वर हेल्ड not to be not to be considered as a personal effect और कैपिटल गेन लगेगा। महाराजा राणा, कुछ केस लॉ में आया था कि भैया आपने अगर सोने के बर्तन बनाए तो उनको बर्तन बोलूंगा कि गोल्ड बोलूंगा, जल्दी बोलो, ये तो टैक्स की चोरी है रे। ज्वेलरी हमेशा नेकलेस और ब्रेसलेट ही नहीं होता ना। अरे जो राजा लोग हैं वो सोने के थाली में खाना खा सकते थे, राइट? हाँ हाँ, मैं अगर अपना कपड़ा लूंगा, मेरा अभी ये टी शर्ट है पकड़ लो, या शर्ट अगर मैंने पहना होता और मेरे पास 5 डायमंड होते, मैं शर्ट को फेविक्विक लगा के 5 डायमंड लगा दूंगा, तो उस शर्ट को शर्ट बोलूं कि डायमंड बोलना पड़ेगा? उसमें मेन क्या है, सब्सटेंशियल क्या है? अरे अच्छा, तुमने ऐसे साड़ीज के बारे में सुना है क्या? साड़ी ये जरा लड़की लोग
जिसका पदर, जिसको हम बोलते हैं ना पदर, क्या बोलते हैं भी, क्या पता नहीं, वो ऐसा जो हाँ। लेते हैं, वो गोल्ड से बनता है। सुना है क्या कभी आप लोगों ने ऐसे? हाँ। कौन सी साड़ी होती है वो? कुछ नाम होता है ना उसका, कुछ तो, जैसे कांजीवरम साड़ी, पैठनी साड़ी, ऐसा कुछ नाम होता है उसका। शादी वगैरह में पहनते हैं, लाख लाख रुपए की साड़ी, 2-2 लाख रुपए की साड़ी, 5-5 लाख रुपए की साड़ी, बाप रे। 5 लाख रुपए में तुम्हें वैगनार ले लूंगा एक, और ले पूरा इंडिया घूमूंगा उसमें। आप लोगों ने सुना होगा ना, ऐसा महंगा महंगा साड़ी आता है। तो हाँ। ये साड़ी थोड़ी ना क्या यार, ये गोल्ड है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि यार इसको भी टैक्स करना पड़ेगा। सिल्वर यूटेंसिल्स बहुत कॉमन होते हैं, आप किसी भी 5 स्टार होटल में खाना खाने जाओगे तो वहां पे भी सिल्वर यूटेंसिल्स में आपको स्वीट डिश वगैरह सर्व किया जाता है। तो सिल्वर यूटेंसिल इज नॉट अ कैपिटल एसेट, उसका भी एक केस लॉ आया था। गोल्ड को माना गया लेकिन सिल्वर को नहीं माना गया, क्योंकि सिल्वर बहुत सारे घरों में होता है। आपके घरों में भी शायद भगवान के जो बर्तन होते हैं, भगवान के जिसमें से आप प्रसाद चढ़ाते हो, तो वो सिल्वर के हो सकते हैं, अगर आप थोड़े मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच फैमिलीज में आते हो। है क्या आपके घर में सिल्वर के भगवान वगैरह है क्या? वो गणेश मूर्ति होती है सिल्वर की, फिर वो डिश वगैरह होता है ना जिसमें से प्रसाद चढ़ाते हैं, छोटा सा डिश होता है, स्पून होता है। हाँ। हाँ होता है, मतलब बहुत सारे लोगों के घर में होता है। तो सिल्वर यूटेंसिल्स को उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इसको नहीं बोलेंगे। कार यूज इन द बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट, क्योंकि उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम किया जाता है। ज्वेलरी का उन्होंने एक्सटेंडेड डेफिनेशन दिया कि इसमें सारे ऑर्नामेंट आ जाते हैं, सारे ज्वेलरी, मतलब खाली गोल्ड नहीं, सिल्वर प्लाटिनम सब कुछ आ जाता है उसमें, स्टोन भी आ जाते हैं। कोई फर्नीचर आप बनाओगे गोल्ड गोल्ड प्लाटिनम का, यूटेंसिल्स वगैरह होगा, तो सब कुछ उसमें ज्वेलरी में आ जाता है। चलो ठीक है, इतना बता लिया। तो मेरा कैपिटल एसेट का डेफिनेशन खत्म। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से चालू करेंगे ट्रांसफर का डेफिनेशन।